बहुत बच्चों, आज हम स्पर्श पुस्तक का पाठ 8 कारतूस शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि बेटा नाम से ही पता चलता है, कारतूस यानी कि कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात है ना। कारतूस कहाँ इस्तेमाल होता है? हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए इस्तेमाल होता है। और जैसा आपको पता है कि जो हमारे देश में अंग्रेज़ आए थे वो व्यापार करने आए थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश पर कब्ज़ा कर लिया है ना। और उनकी मतलब जैसे कहते हैं ना कि नीयत ख़राब होगी, तो उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश पे कब्ज़ा कर लिया। तो फिर हिंदुस्तानियों ने भी इसके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी थी। तो कई लोगों ने प्रयास किए कि भाई हम इन्हें यहाँ से खदेड़ दें, भगा दें, ठीक है। तो अब कारतूस जो पाठ है हमारा, वो उन्हीं दिनों में से किसी एक दिन की घटना के ऊपर है, या यूँ कहिए कि एक ऐसे सिपाही का इसमें ज़िक्र किया गया है जो कि इतना निडर था कि अंग्रेज़ों के सामने मतलब खड़े होकर उसने अपनी निडरता का जो है प्रमाण दिया था, ठीक है। तो और जो अंग्रेज़ हैं इस बात को मान गए कि भाई वाकई जो ये हिंदुस्तानी हैं इनमें कुछ दम है, कि ये हमारे सामने एकदम ऐसे निडर होके खड़ा रहा वो। और उसी के बारे में अब हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। तो ये एक आप अपने माइंड में नाटक की तरह, जैसे कहते हैं ना कि एक नाटक होता है कि पहले एक पात्र ने बोला, फिर दूसरे पात्र ने बोला, फिर तीसरे पात्र ने बोला, एक नाटक की तरह हम इसको पढ़ेंगे। तो अपने माइंड में इसका आप प्लॉट बनाते चलिए ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसमें अब जो है कैरेक्टर्स हैं बेटा, जो पात्र हैं, एक कर्नल है, एक लेफ्टिनेंट है, एक सिपाही है और एक सवार है, ठीक है। ये 4 लोग हैं जो इस नाटक में टर्न बाय टर्न, ठीक है, अपने डायलॉग्स बोलेंगे, अपने संवाद को बोलते चलेंगे। और ये 1799, ठीक है, कौन सी सन की बात है? 1799 की बात है। तो एक जो जांबाज सिपाही जिसके बारे में मैंने बोला उसका नाम है वज़ीर अली। तो ये जो अंग्रेज़ी सरकार है इन्होंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि कैसे हमने वज़ीर अली को पकड़ना है, ठीक है। तो जैसे वो कहते हैं ना कि खुफिया सूत्रों से उनको खबर मिली कि वो कौन से इलाके में है, तो वो लोग वहीं पर अपना डेरा डालकर बैठ गए। वहीं उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया लोगों का कि हमने वज़ीर अली को पकड़ना है, और वो वहीं पर जाकर अपना डेरा डालकर बैठ गए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो कि ये हुआ कहाँ था, ये जो इंसिडेंट्स है, घटना है, ये कहाँ की है। तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ आपका पाठ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना बच्चे। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, यानी कि कर्नल कॉलिंस है जो, उन्होंने अपना खेमा गोरखपुर के जंगलों में डाला हुआ है। और गोरखपुर के जंगलों के आसपास ही उनको पता चला था कि वज़ीर अली जो है यहीं कहीं छिपा हुआ है अपने टुकड़ी के साथ, अपनी सेना के साथ। तो अब ये वहाँ का खेमे के अंदर, यानी कि जो टेंट है, जो तंबू उन्होंने डाला हुआ है, उसके अंदर का हिस्सा, वहाँ क्या हो रहा है कि 2 अंग्रेज़ बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। मतलब ये उन्होंने उस समय का सीन बताया कि कैसा है। तो जो कर्नल है वो कहता है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट फिर जवाब देता है, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। फिर कर्नल कहता है कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। फिर लेफ्टिनेंट कहता है, कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन था? तो कर्नल उसका जवाब देता है कि आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का एक और दुश्मन, वज़ीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। फिर लेफ्टिनेंट कहता है, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी?
तो कर्नल कहता है कि सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमने अपनी आधी मुमलिकत यानी कि जो उनकी धन दौलत है वो उसे दे रखी है और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी मज़े करते हैं। यानी कि अंग्रेज़ों ने जो है वो सादत अली को ख़रीद लिया था और जैसा वो चाहते थे तो सादत अली वैसे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता था और अपनी जनता से भी वैसी चीज़ें मनवाता था। तो सादत अली को क्या है, अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिया था। और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है ये वज़ीर अली जो है अफ़गानिस्तान के बाद शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। तो कर्नल कहता है कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि एक शमशुद्दौला कौन है? तो कर्नल कहता है नवाब बंगाल के निस्बती यानी कि रिश्ते के भाई जो होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक आदमी हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट कहता है कि इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल कहता है जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जी के हाथों सब खो बैठेगी। ठीक है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरफ़्तार कर लेना चाहिए। कर्नल कहता है कि पूरी एक फ़ौज के लिए इसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। इसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम। अब ये लाइन जो है बेटा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, इसका क्या है आशय स्पष्ट करना आ जाता है एग्ज़ाम में कई बारी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका अर्थ क्या है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जो लेखक है बेटा वो ये बताना चाहता है कि कर्नल ने बोली है ना बात, तो जो ये कहना चाहता है कि मुट्ठी भर यानी कि वज़ीर अली के साथ जो मुट्ठी भर यानी गिने चुने 5-7 आदमी हैं, परंतु उसका इतना डिटर्मिनेशन देखो, उसका साहस देखो कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर ले रहा है कि सिर्फ 5 ही आदमी लेकर वो कैसे अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करेगा। पर उसके अंदर जो जज्बा है या उसकी जो डिटर्मिनेशन पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पक्की है कि उसे इतना विश्वास है कि मैं इन 5-7 आदमियों के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ टक्कर ले सकता हूँ और उन्हें हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो कर्नल है वो उसकी बहादुरी को, ठीक है, उसकी बहादुरी को सराहते हुए कहता है कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। ओके। फिर आगे लेफ्टिनेंट बोलता है कि सुना है वज़ीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहता है बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ कर्नल? तो कर्नल उसको बताता है कि वज़ीर अली ने बेटा एक ना वकील का ऐसे कत्ल कर दिया था। तो अब वो बता रहा है कि बात क्या हुई थी, उसने कत्ल क्यों किया। तो किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, क्यों बुलाता है, मतलब कि वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की और उल्टा उसे भला बुरा सुना दिया। वज़ीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम वहीं कर दिया। ठीक है। यानी कि जब वज़ीर अली को इन्होंने पद से, मतलब जब वो किसी पोस्ट पर पोस्टेड था तो उसको वहाँ से इन्होंने हटाकर जो है वो बनारस में पहुँचा दिया था वज़ीर अली को, पहले जब उसने ये आज़ादी की लड़ाई शुरू नहीं की उससे पहले की बात है। और उसको वहाँ से हटाकर कहीं और बनारस में पोस्टेड कर दिया उसको बेटा। तो और 3 लाख रुपए सालाना उसका वजीफ़ा भी मुकर्रर कि तुम्हें 3 लाख रुपए साल के मिलेंगे। लेकिन फिर भी उसको बार बार जो है गवर्नर जनरल कलकत्ता बुलाता रहता था। बात करनी है, कोई भी बात करनी है तो फ़ोन के थ्रू नहीं करनी या किसी मैसेज के थ्रू नहीं करनी, भाई तुम कलकत्ता आओ और तुम मुझसे बात करो। तो बनारस से कलकत्ता आने में उसको बड़ी परेशानी होती थी। तो वो अब जिस वकील ने मतलब ये वजीफ़ा मुकर्रर किया या जिसने उसको वहाँ से हटाकर कहीं और पोस्टेड किया था,
तो उस वकील को ये पूछता भाई ये क्या तरीका है, मुझे बार बार कलकत्ता क्यों बुलाया जाता है, तुम्हें जो बात बोलनी है मैं बनारस में बैठा हूँ तो मुझे वैसे ही बोल दो। परंतु वकील है वो अपनी वही, उनको अंग्रेज़ों की शय थी तो वो अपनी मनमानी करता है और उसकी बात की कोई परवाह नहीं करता, ना ही उसकी कोई बात सुनता है। तो वो वज़ीर अली को क्या गुस्सा आ जाता है इस बात पे, और भाई तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैं इतनी दूर से आता हूँ और तुम मेरी बात तक नहीं सुनते हो। तो वो इसी खुंदक में, इसी गुस्से में जो वकील का है चाकू मार कर खून कर देता है, उसको मार देता है वो वहीं से, और फिर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, फिर कर्नल कहता है कि अपने जानिसारों समेत आज़मगढ़ की तरफ भाग गया। वो कत्ल करने के बाद जो है वो अपने लोगों को लेकर आज़मगढ़ की तरफ भाग गया। आज़मगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। यानी कि जो वज़ीर अली है बेटा, वो अपने कुछ लोगों के साथ पहले आज़मगढ़ गया, फिर आज़मगढ़ के जो राजा थे या जो भी वहाँ का काम देखते थे उन्होंने उसको घाघरा तक पहुँचा दिया। और अब ये जो घाघरा यानी कि जहाँ पर इन्होंने खेमा डाला हुआ है, तंबू डाला हुआ है, इन्हीं जंगलों में कहीं कहते हैं वज़ीर अली भटक रहा है। तो ये उसको पकड़ने के लिए वहाँ बैठे हैं कि कभी ना कभी तो वो यहाँ से गुजरेगा या उसकी कोई ऐसी पक्की खबर मिलेगी ताकि हम उसे जाकर वहाँ पर दबोच लें, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो खतरा बन चुका था। वो लोगों को इस तरीके से भड़काता था कि जो लोग हैं वो मरने मारने पे उतारू हो जाते थे। और वो कुछ जैसे कि अब यह है कि छोटे छोटे जो टुकड़ियाँ थी, छोटे छोटे कस्बे या कुछ, इन ऐसे लोगों को वो अपने साथ मिलाकर अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। और फिर वो उसने सोच रखा था कि किसी ना किसी दिन मेरी जब ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मैं इन पर डायरेक्ट हमला कर दूँगा। परंतु ये जो कर्नल है उसको ये सब काम करने से रोकना चाहते थे और उसे पकड़ना चाहते थे। तो इसलिए ये बहुत समय से जो है वो जंगलों में अपना खेमा डालकर बैठे हुए थे उसे पकड़ने के लिए। परंतु अभी तक उसके कर्नल के हाथों में वज़ीर अली नहीं आया था। तो यहाँ तक बच्चे हमने ये पाठ को पढ़ा है। अब हम इस पाठ को अब आगे कल इसको हम पूरा करेंगे। तो यहाँ तक आप प्लीज़ अपनी बुक से इस पाठ को पढ़ें। धन्यवाद।